नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेके आया हूं। आज की घटना बहुत पुरानी है, 90 के दशक की है। घटना क्या है? एक सिलसिलेवार घटित घटनाओं का एक जैसे कहते हैं एक लिस्ट है। बताने का सिर्फ मकसद, आज की इस वाक़ये को बताने का मकसद ये है कि ऐसा भी हो सकता है। बात राजस्थान की है। राजस्थान में जोधपुर और बाड़मेर इलाके में सन 85 के बाद से एक अजीबो गरीब घटनाएं कुछ घरों में होने लगी, खासकर उन घरों में जहां पर बच्चियों, चूंकि बाल विवाह की प्रथा उस समय उतना उस पर रोक नहीं लगा पाई थी सरकारें जितना अब है, और बाल विवाह की प्रथा ही राजस्थान से हुई है। कारण उसके अनेक थे, ऐतिहासिक कारण भी थे, स्थानीय कारण भी थे। तो बहुत छोटी उम्र में, 7-8 साल 10 साल की उम्र में रात में शादियां हो जाती थीं। बच्चियों को भी, बच्ची भी रहती थी और उसका दूल्हा यानी लड़का भी रहता था। दोनों हम उम्र हुआ करते थे। हमें नहीं लगता कि उस समय उन दोनों को, लड़का लड़की दोनों को, शादी का कोई मतलब भी समझ में आता हो। लेकिन रिचुअल था, और राजस्थान के लिए ये, जैसे वो कहते हैं ना कि उनके लिए एक उनकी संस्कृति का एक हिस्सा था। हालांकि बाल विवाह का विरोध शुरू से बहुत ढेर सारे समाजशास्त्रियों ने किया और करना भी चाहिए था, लेकिन चूंकि वो संस्कृत का एक हिस्सा बन गई थी राजस्थान के लिए, इसलिए वो प्रथा चलती रही। तो वो घर टारगेट होते थे जिसमें बच्चियों की उम्र 14 साल 15 साल हो गई हो, उनका गौना न हुआ हो। 7 साल 8 साल की उम्र में शादी कर दी और 17-18 की जब वयस्क हो जाती थी, लड़का भी लड़की भी, तब उनका गौना करते थे। गौना जो शब्द है उसको अंग्रेजी में वैसे तो सेकेंड मैरिज कहते हैं, लेकिन गौना का मतलब है कि वो विवाह के बंधन में तो बंध गए, लेकिन पति पत्नी के रूप में नहीं रहे। जिनका गौना होगा तो वो पति पत्नी के रूप में रहेंगे, मतलब वो वास्तविक शादी है। सेकेंड मैरिज जो उसका अंग्रेजी रूपांतरण है, वो शाब्दिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा, मुझे कभी अच्छा प्रतीत नहीं हुआ कि वो दूसरी शादी नहीं है, बल्कि वो असली शादी है। जब बच्ची का गौना किया जाता है और वो अपने ससुराल जाती है, अपने पति से पहली बार मिलती है। तो ऐसे घर टारगेट हुए जहां शादी बच्चियों की हो चुकी हो, लेकिन वो गौना होके, या उनका गौना नहीं हुआ था, गौना होके वो अभी तक अपने ससुराल न गई हूं। एक उसकी कन्वर्सेशन की एक वानगी मैं आपको बता दूं ताकि घटना आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। साल 1985 की एक घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें जोधपुर के एक छोटे से गांव की रहने वाली 17 साल की लड़की, नाम बदल कर मैं बता रहा हूं सविता, जब वो 13 साल की थी तब उसकी शादी बाड़मेर के मनोज से हुई थी, बाल विवाह प्रथा के तहत। मनोज भी बदला हुआ नाम है। गौना नहीं हुआ था, इसलिए पीहर में रह रही थी। उस समय गौने से पहले लड़की लड़के के मिलने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था सामाजिक दृष्टिकोण से। लेकिन अगर लड़की तो किसी कीमत पे ससुराल नहीं जाएगी बिना गौने के, लेकिन अगर दामाद किसी वजह से इस बीच में वयस्कता, जब वो वयस्क हो गया हो, आता था, तो उसे अपनी पत्नी से मिलने की इजाज़त पीहर वाले दे देते थे। दिन में तो वो बात भी नहीं कर सकता आमने सामने, लेकिन रात में उसे मिलने की इजाज़त थी। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन शाम को अचानक एक अनजान शख्स घर पर आया। उस वक्त
वो लड़की जिसकी शादी हुई थी, सविता, जिसका नाम मैंने बदला हुआ बताया, उसकी माँ और चाची ही घर पे थीं। उसके पिता और चाचा काम से दूसरे गांव गए थे। आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में अगर कोई एक गांव से दूसरे, चूँकि रेतीला इलाका है, रेगिस्तान है, अगर एक जगह से दूसरे जगह कोई गांव में गया है किसी काम से, शादी ब्याह से, रिश्तेदारी में, तो वो उस दिन वापस नहीं लौटता था या नहीं लौट पाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के साधन उस जमाने में बिल्कुल नहीं थे। तो एक दिन शाम को एक अनजान शख्स आता है और सविता की मां ने उस शख्स से उसका परिचय पूछा। उसने कहा, अरे मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका जमाई मनोज। सविता के मां को भी थोड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो अपने जमाई को नहीं पहचान पाई। पहचानती भी कैसे? शादी के वक्त माँ, चाची, सविता तीनों ने लंबा घूंघट निकाल रखा था। आज भी इस लंबे घूंघट की प्रथा अगर कहीं सबसे ज़्यादा स्थायी रूप से है तो राजस्थान में ही है। ये राजस्थान की संस्कृति है, दूसरे के सामने मुंह नहीं खोलेंगे। लंबा सा घूंघट, ऐसा कहीं कहीं थोड़ा सा आधे घूंघट का प्रचलन है कि उस पर उंगली लगाकर और सामने वाले को देखा जा सकता है, लेकिन ऐसी प्रथा राजस्थान में नहीं है। बिल्कुल बहुत लंबा घूंघट निकाल कर महिलाएं चलती हैं, रहती हैं या सामान्य जीवन यापन करती हैं। तो पहले तो उन्हें कोफ्त हुई कि हम अपने जमाई को नहीं पहचान पाए, लेकिन फिर यही हुआ कि भाई घूंघट में थे उस समय, हम कैसे पहचानते। माँ और भाभी ने, माँ और चाची ने जमाई राजा की खूब आओ भगत की और घर के सबसे अच्छे कमरे में खाना वाना खिलाकर बेटी और जमाई को मिलने का मौका दिया। सुबह हुई तो जमाई राजा मनोज गायब थे। तीनों को लगा, लड़की को भी, उसकी माँ को भी और चाची को भी, कि जरूरी काम से कहीं चले गए होंगे, आ रहे होंगे। 1 महीना बीत गया। सविता की माँ और चाची एक साथ मंदिर से लौटी तो घर में एक शख्स मौजूद था। उन तीनों को देखते ही सविता के पिता बोले, देखो कौन आया है, हमारे जमाई राजा मनोज जी आज आए हैं। ये सुनते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोचने लगी कि अगर ये जमाई राजा हैं तो वो जो 1 महीने पहले आया था वो कौन था। लेकिन बस एक ही बात कि इज्जत के डर से, नाम खराब होने के डर से ये बात वो लोग किसी से कह नहीं सकती थी। और ये सिलसिलेवार तरीके से होता गया। जो घटनाएं हुई वो इस तरह से थी कि वो जमाई राजा बनकर गया, पहले से खूब अच्छी रैकी करके, जिस समय कम से कम मर्द मौजूद हों, क्योंकि मर्दों ने तो देख रखा होगा, महिलाओं ने अच्छे से देखा नहीं होगा, या मर्द किसी काम से बाहर गए हों, घर में औरतें और बच्चे हों, उस समय ये शख्स भीतर जाता था। वही नाम जो घर के जमाई का था वो नाम लेता था और फिर रात में उसकी खूब आवभगत होती थी, खाना पीना सब। फिर उस बच्ची के साथ, जो उसकी पत्नी थी, उसके साथ रुकता था और उससे बातों में बहला के उससे ये कहता था कि वो जो गहने आए थे वो दरअसल हमारी पसंद के नहीं थे, छोटे हैं, खराब नक्काशी के हैं, और इस तरह की बातें बता के, गहने अपने दे दो, मैं अगली बार आऊँगा तो अपनी पसंद से अच्छे ना अच्छे कलाकारी वाले अच्छे गहने लेकर आऊँगा। और सुबह सूर्योदय के पहले ही वो गठरी बनाकर, पोटली बनाकर घर से बाहर नित्य कर्म के बहाने निकल जाता था। इस तरह के करीब करीब 25 सालों में, अच्छा, लोगों ने हिम्मत करके FIR लिखाई, 1-2 लोगों ने शुरुआत में, लेकिन उन्होंने सिर्फ चोरी की FIR लिखाई कि साहब इस तरह से एक आदमी आया था और वो उसने खाना पीना खाया, घर में उसको रोका गया,
सवेरे देखा गया तो बिटिया के गहने नहीं थे। तो चोरी की FIR लिखाई गई थी। आप जानते हैं उस समय अधिकतर बाल विवाह होते थे। 18 साल की उम्र होने के बाद ही उनको विदा किया जाता था, उनका गौना होता था। कभी कभार दूल्हे का ससुराल होना जाता था तो उसे दुल्हन के पास दिन में कम से कम कोई अनुमति नहीं होती थी। इस तरह की बात वहां प्रथा में शामिल थी। फिर पता कैसे लगा कि वर्ष 1988 में ही जब ये 4-5 घटनाएं हो गईं तो पहली बार बाड़मेर जिले के चौहटन पुलिस थाने में इस घटना की पहली शिकायत दर्ज हुई। वहां पर जाके घर वालों ने बताया कि कुछ टाइम पहले मेरी बेटी की शादी हुई थी, गौना हुआ नहीं था। कल रात अचानक एक शख्स आया, घर में मर्द नहीं थे। उसने बताया कि वो उनका जमाई है। सेवा भाव आओ भगत हुई, रात में घर में रुका और सवेरे लड़की के सारे गहने लेकर चंपत हो गया। ये पहली FIR थी 1988 में ही, हमारे ख्याल से जुलाई अगस्त सितंबर की बात होगी। और फिर वही बात कि कैसे लेके गया, तो उन्होंने ये बात तो नहीं बताई कि रात भर उस बेटी के साथ या उस बच्ची के साथ सोया हो। ये बताया कि उसने ये कहा कि तुम्हारे गहने पुराने हैं, इनकी डिज़ाइन बहुत पुरानी हो गई है, बहुत छोटे हैं, मैं अपने हिसाब से अच्छे डिज़ाइन के गहने बनवा कर अगली बार ले आऊँगा। उन्होंने जब ये बात लिखवाई उनको, तो दरअसल उसके पीछे घटना ये हुई कि जब वो चला गया, गहने लेके चला गया, जो चौहटन थाने की बात मैं बता रहा था, बाड़मेर जिले की जो ये शिकायत दर्ज कराई गई, तो जब वो गहने वहने लेके चला गया, ये लोग खुश थे कि अगली बार जमाई राजा आएंगे तो अच्छे गहने और महंगे गहने ले आएंगे, इनको ठीक करा के ले आएंगे। इसी बीच में असली दामाद घर पहुंच गया। फिर वही हुआ, घर की औरतें घूंघट के कारण उसकी शक्ल नहीं देख पाई। जब रात में उसे भी अपनी पत्नी से मिलने का मौका मिला तो पत्नी ने उसे खुशी खुशी पूछा कि क्या हुआ गहनों का, गहने तुम नहीं लाए क्या? पति वो सुनकर हैरान हो गया, बोले नहीं गहने इससे क्या मतलब मेरा, मैं तो कभी तुम्हारे किसी गहने के बारे में न मैंने देखा न मैंने जाना। तब उसने पूरी बात बताई। वो ये सुनकर सन्न रह गया और सवेरे उसने अपने ससुराल के सभी जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा करके ये बात बताई। फिर सब लोग वहाँ से गए चौहटन थाने और थाने पर उन्होंने सिर्फ चोरी की शिकायत लिखवाई। जो राज्य या जो समुदाय या जो आबादी अपने संस्कृति को इस तरह से, अपने रिवाजों को इस तरह से धरोहर की तरह रखता हो कि औरतों की, लड़कियों की शक्ल कोई न देखे, रात में चुपचाप विवाह किया जाना, बच्ची खेलने कूदने की उम्र में ही शादी कर देना ताकि वो कपड़े घूंघट अपने निकाल सकें। वहाँ पर अगर कोई घर में घुसकर उसी बच्ची के साथ कोई अभद्रता कर गया तो वो मारे शर्म के कह लीजिए या बदनामी के डर से उसका जिक्र उन लोगों ने कभी नहीं किया। 2 केसेस इस तरह से लिखे गए, एक चौहटन थाने में और दूसरा समदड़ी थाने में। इन दोनों केसेस में एक चीज कॉमन थी कि चोर जमाई राजा ने उन्हीं घरों में दामाद बनकर पहुंचा जो दूर दराज की ठाणियों कहते हैं गांव में, या वो घेरा जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं, ठाणियों में एकांत बने हुए घर थे और जिन घरों में पुरुष किसी काम से बाहर गए हुए थे, जहां वो जाता था वो जानकारी करके कि अधिकतर महिलाएं होती हैं और
वहाँ अपने आप को दामाद बता देने में पहचान की कोई दिक्कत इसलिए नहीं थी कि ज़्यादातर औरतें शादी के समय में घूंघट की वजह से दामाद को अच्छी तरह देख नहीं पाती थीं। पुलिस के पास ये 2 शिकायतें थीं, लेकिन अभी भी ये केस उलझा हुआ था क्योंकि किसी ने भी उसका चेहरा नहीं बताया या कोई उसके चेहरे के बारे में नहीं बता पाया। लेकिन धीरे धीरे मुंह से बाई वर्ड्स या मुंह से ये बात धीरे धीरे इन दोनों जिलों में, जोधपुर और बाड़मेर में फैल गई। औरतें रात में सामान्य रूप से किसी भी मर्द को आना अलाउ नहीं करती थी। इतना खौफ हो गया, इतना डर हो गया। और जब कोई आता था या दामाद के बारे में बताता था कि मैं जमाई हूँ, तो पहले तस्दीक करते थे उसकी कि ये वास्तव में हमारा दामाद है कि नहीं है। 24 अगस्त 1988 को दूसरा मामला दर्ज होने के 2 दिन बाद ही चौहटन पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स ने फर्जी दामाद बन के इलाके के घर में घुसने का प्रयास किया है। इस बार लोगों ने पहचान लिया था कि ये हमारा दामाद नहीं है। लोगों ने इसे खूब पीटा, रात भर बंधक बनाकर रखा, अगली सुबह पुलिस को सौंप दिया। चौहटन पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम जियाराम जाट निवासी निम्बल कोट बताया। सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने उस घटना के पहले की दोनों घटनाएं स्वीकार कर लीं। पुलिस ने दोनों जगह से लड़की के जो गहने वो ले गया था उसकी बरामदगी भी कर ली। 31 अगस्त 1988 को उसे पहली बार जेल भेजा गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो जेल से 379 लगी रही होगी उस समय, चोरी की धारा 419 420 भी हो सकती इम्पर्सोनेशन के लिए कि साहब दामाद बनकर उसने ऐसा किया। लेकिन जल्दी जमानत होने के बाद जेल से छूटते ही उसने वारदातों का सिलसिला फिर शुरू कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से 2009 तक चौहटन और सिरधरी थाने में 4-4, बाड़मेर कोतवाली में 3, समदड़ी, धोरीमन्ना, बालोतरा, जोधपुर के सरदारपुरा, गुड़ा मालानी और बीजराड़ा थाने में एक मुकदमा दर्ज हो चुका था। पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट भी खोल रखी थी। 2013 में ये 25-26 मुकदमे हो गए सिर्फ इसी के कि दामाद बनकर गया, आवभगत हुई, अपनी पत्नी के साथ रात में सोया और सवेरे सूर्योदय के पहले उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके सारे गहने लेकर फरार हो गया। तो साल 2013 के एक मामले में जब बाड़मेर पुलिस ने जियाराम जाट को गिरफ्तार किया तो उसने, और फिर चूंकि तब तक इतने मुकदमे कायम हो गए थे, मोडस ऑपरेंडी का पता लग गया था, लोगों ने चोरी के मुकदमे लिखवाए थे, तो पुलिस की भी उत्कंठा थी कि सिर्फ चोरी करने के लिए इस तरह से घर में घुसना, और उस लड़की को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक लड़की अपनी शादी के जेवर कभी हाथ नहीं लगाने देगी, आप कितना भी उसको बरगला लें। तो पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की और एक एक घटना के बारे में उससे पूछा गया। किस घटना में, कौन था वो लड़की, कौन थी, दरवाज़ा किधर था, घर में कितने लोग थे, महिलाएं कितनी थीं, बच्चियां कितनी थीं, बच्चे कितने थे, किस रास्ते से गए, किस रास्ते से वापस आए। इसलिए ये सब बातें पूछी जाती हैं कि कहीं वो पुलिस की मार के डर से झूठी बातें न बता दे। थोड़ा समय लगा पूछताछ में, लेकिन पुलिस को उसने 247 घटनाएं बताईं, और पुलिस की माने तो 2-3 घटनाएं और हो सकता है उससे मिस हो गई हों, तो लगभग 250 लड़कियों का पति बनकर उसके पीहर में वो रात गुजार चुका था। पुलिस में तो उसके खिलाफ बहुत ही चंद मामले दर्ज हुए,
और अपने इस घिनौने अपराध को वो पूछताछ में बराबर आर्ट बताता रहा कि साहब ये बस सबके बस का नहीं है, कोई करके देखे, ये तो एक आर्ट है जो सिर्फ मैं कर सकता हूं। घर में घुसने से लेकर अपनी उस पत्नी के साथ सोने से लेकर जेवर लेने और उसको ले जाकर बेचने तक कितने सारे लोगों को कन्विंस करना कि मैं वही हूं, ये सिर्फ आर्टिस्ट ही कर सकता है। और मैं वो आर्टिस्ट हूं जो इस आर्ट का माहिर हूं। आखिरी बार इस चोर जमाई राजा जियाराम जाट को सिणधरी पुलिस ने पकड़ा था। तब उसे संदिग्ध हालत में बाड़मेर के पटौदी एरिया में घूमते हुए पकड़ा गया था। पुलिस ने उससे वहां घूमने का कारण पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके तहसीलदार के सामने पेश किया। तहसीलदार को जब उसके पुराने क्राइम रिकॉर्ड्स के बारे में बताया गया तो तहसीलदार ने उसे जमानत पर छोड़ने से इनकार कर दिया और उसे जेल भेज दिया था। जियाराम को आखिरी बार पकड़ने वाले सिणधरी के तत्कालीन एसएचओ और हाल में जोधपुर जिले के झंवर थाने के सीआई मूलाराम चौधरी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में जियाराम ने ये बताया था कि वो ऐसे ही घर ढूंढता था जहां विवाहित लड़की का गौना होना बाकी हो। ऐसे घर ढूंढकर वो रात में 9-10 बजे दामाद बनकर पहुंचता था। उस समय ज़्यादातर ठाणियों में, यानी वो जो घर होते हैं, ज़्यादातर ठाणियों में बिजली नहीं होती थी। ऐसे में लड़की के पीहर वाले उसे पहचान नहीं पाते थे और वो लोग दामाद समझकर जमकर खातिरदारी करते और लड़की और दामाद को एक कमरे में रुकवा देते। जियाराम उसका पति बनकर रात भर उसके साथ रेप करता और फिर उसे अपनी बातों में फंसाकर सभी गहने ले लेता था। जियाराम लड़की से कहता था, वही उसका बड़ा सेट डायलॉग था हर जगह। अब पुलिस ने भी, चूंकि पुरानी बात हो गई, ऐसे लड़कियों का नाम लेने से या पूछताछ करने से समाज में उनका नाम उजागर होता, बदनामी होती, इसलिए पुलिस ने जो उसने बात बताई सिर्फ उस गांव और उस घर को दूर से ही प्रधान के माध्यम से तस्दीक कर लिया और ये पता लगाया कि क्या इनके घर से भी गहनों की चोरी हुई थी। तो ये बात कन्फर्म हुई 247 मामलों में। जियाराम हर लड़की से ये कहता, तुम्हारे गहने छोटे हैं और इनकी डिज़ाइन अच्छी नहीं है, मुझे दे दो, अगली बार आऊँगा बड़े और नए डिज़ाइन के गहने ले आऊँगा। लड़कियाँ उसकी बातों में आ जाती थीं, उसे गहने दे देती थीं और सुबह होते होते वो वहाँ से फरार हो जाता था। चोर जमाई राजा के नाम से कुख्यात जियाराम जाट निम्बलकोट गांव का रहने वाला था। जोधपुर और बाड़मेर के रहने वाले जो लोग भी हैं, 90 के दशक में उसके आतंक से दोनों जिले के लगभग सभी ग्रामीण इलाकों के लोग परेशान थे और सबके जानकारी में ये घटना होगी। तो निम्बलकोट गांव के जो सरपंच हैं नागाराम, उन्होंने बताया कि जियाराम पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पिता पूराराम की भी जल्दी मौत हो गई थी। मां ने ही उसे पाला था। जब शुरुआत में उसके अपराधों की जानकारी उसकी मां और गांव वालों को हुई तो सार्वजनिक रूप से गांव में उसे बुलाकर पीटा गया था, समझाया गया था, लेकिन थोड़े दिन बाद फिर वो नया कांड करने लगा। हालांकि उसने निम्बलकोट यानी अपने गांव में इस तरह का कोई अपराध नहीं किया था। 2016 में 46 साल की उम्र में जियाराम जाट का शव बाड़मेर के खारिया खुर्द की सरहद की एक ठाणी में मिला। सूचना मिलने पर पुलिस फौरन वहाँ पर पहुंची, पंचनामा किया, पोस्टमार्टम किया और तब ये पता लगा कि उसके फेफड़े वो पूरी तरह खराब हो गए थे, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी।
हालांकि आज भी उस मृत्यु को संदिग्ध मृत्यु ही कहा जाता है। राजस्थान में सभी लोग ये बात जानते हैं। जियाराम जाट अपने पिता का या माँ बाप का इकलौता बेटा था। पिता को काफ़ी समय पहले उनकी मौत हो गई थी। बूढ़ी माँ आज भी निम्बलकोट गांव में ही रहती है। आज की घटना देखिए, राजस्थान में बाल विवाह और घूंघट प्रथा वहाँ की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। इतिहासकार इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से करते हैं। कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या कारण थे, अलग अलग व्याख्याएं इसकी हुई हैं। बहुत उसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो सर्वमान्य व्याख्या है इतिहासकारों की कि मुगल सम्राटों के हरकारे गांव-गांव जजिया या दूसरे कर के चक्कर में घूमा करते थे, और अगर उन्हें कहीं सयानी लड़की दिख जाए तो वो उठा ले जाते थे अपने शासक या अपने राजा उसके हरम में भेजने के लिए। लोग परेशान हो गए तो उन्होंने औरतों को घूंघट रखने की हिदायत दी। कोई भी महिला, कोई भी लड़की शादीशुदा वो बिना घूंघट के नहीं घूमेगी। और फिर बच्चियों को इस कहर से बचाने के लिए बाल विवाह शुरू हुए। इसीलिए कहते हैं कि रात में ये शादियां होने लगी। जब इन हरकारों का समय सोने का होता था तब ये शादियां होती थीं, ताकि वो शादियों में आकर लड़कियों को या परिवार में जो लड़कियां हैं उनके साथ कोई अभद्रता न कर सकें। फिर शादी जल्दी कर दी ताकि वो घूंघट निकाल सके, और जो शादीशुदा लड़की को जो पहनावा पहनना है, आप देखिएगा कि वहाँ का जो ट्रेडिशनल पहनावा है वो बहुत ढीला ढाला है, घूंघट और बहुत ही ढीला ढाला, ताकि उनके पहनावे से, और एक तरह का है ताकि उनके पहनावे से उनकी उम्र का अंदाज न लग सके। और इसी प्रथा का, संस्कृति के इसी हिस्से का, कल्चर के इसी पार्ट का, कल्चर के इसी स्पेसिफिकेशन का फ़ायदा चोर जमाई राजा ने उठाया और 250 से अधिक वारदातें कर ली। अब आप सोचिए, जिसके ऊपर बीती वो कहीं जिक्र कैसे करता, थाने को कैसे बताता, पड़ोसी को कैसे बताता, अपने सरपंच को कैसे बताता कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। मतलब आप समझिए कि अगर उस ज़माने में व्हाट्सएप होता तो ये घटना जाने अनजाने में 2 हुई होती या 4 हुई होती, 250 तो संभव ही नहीं थी, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी का पता बच्चे बच्चे को, महिलाओं को, घर के सब लोगों को होता। और जैसे ही कोई घुस के बताता कि मैं जमाई राजा, बस भाई लोग वहीं गिरा लेते और फिर अच्छी तोड़ाई करते, अगले दिन हवालात में मिलते। लेकिन कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं है, और आज की तारीख में तो ये असंभव है, संभव ही नहीं है। पहला तो ये कि लड़के लड़की शादी के पहले एक दूसरे को किसी भी तरह से अब देख लेते हैं। उसका और एडवांसमेंट हुआ, लिव इन रिलेशन में रहते हैं तब शादी करते हैं। तो ऐसे में पहचान का संकट हो ही नहीं सकता कि कोई भी मुंह उठाए और घर में घुस जाए और कहे कि मैं जमाई राजा हूँ और घर की औरतें मान लें। संभव नहीं है, असंभव है। कहीं नहीं हो सकता, चाहे वो राजस्थान समझ लीजिए या देश के किसी और ऐसे कोने में जिसको आप अविकसित कहते हो, कहीं संभव नहीं है। अब आप एक बार ये सोचिए कि जिसे रिच कल्चर कहते हैं, बहुत ही रिच कल्चर है राजस्थान का, कि इस रिच कल्चर की जो 2 प्रथाएं हैं, पर्दा की प्रथा और बाल विवाह, इसका कितना गंदा फायदा इस अपराधी जियाराम जाट ने उठाया था। और ये चोर जमाई राजा के नाम से ही इलाके में आज भी मशहूर है। अब आप जरा सा उस महिला के ऊपर क्या बीती होगी, इसके बारे में सोच के देखिए कि जब उसको ये पता चला होगा
पहले तो वो लोग मिले और उन्होंने कहा कि हमारा पति है, मैं इसकी पत्नी हूँ। उसकी बात मान के सारे गहने दे दिए, गहने लेके चला गया और उसे बनवा के अच्छा करके दोबारा आने को कह गया। इंतज़ार करती रही कि चलो भाई अभी मौका नहीं मिला होगा, अभी नहीं बनवा पाया होगा, अगले महीने आ जाएगा। लेकिन उस मोमेंट का आप उसको ज़रा सोचिए कि जब उसको पता लगा होगा कि वो जो उस दिन रात में उसके साथ सोया था वो उसका पति नहीं था, क्या बीती होगी, क्या सोचती होगी और क्या उसके दिमाग में आता होगा। माँ उसको कैसे कंसोल करती होगी कि ये हादसा था, भूल जाओ। कैसे भूल जाए वो? जो 250 लिस्टेड इस तरह के अपराध उसने किए थे, जो उसने स्वयं बताए थे, वो बच्चियां मेरे अंदाज से 40, 45, 50 के आसपास हो गई होंगी, शादीशुदा होंगी, बाल बच्चेदार होंगी, पर रह रह के उन्हें ये याद जरूर आता होगा कि क्या हुआ था उस रात को। नहीं भूल सकते। किसी भी लड़की के लिए, किसी भी महिला के लिए वो जैसे उसे ये लगता होगा कि ये पाप हुआ है, पापी ने पाप किया है, ये तो अलग बात हुई है, लेकिन वो उसको भूल नहीं पाती होंगी कि उन्हें बार बार अपने साथ हुए इस धोखे की, बेइज्जती की और इस अपराध की याद जरूर आती होगी। खुद बैठ के रो लेती होंगी, लेकिन किसी से वो कह नहीं सकती हैं। और इतनी उम्र होने के बाद, बाल बच्चेदार होने के बाद भी उन्हें अंधेरे से डर लगता होगा, क्योंकि इस अपराधी ने ऐसे घरों को टारगेट किया जहां बिजली या मतलब रोशनी का कोई और साधन था नहीं। रात में सोते समय लोग दिया बत्ती बुझा के सोते थे और बिल्कुल रात के अंधेरे में ये सबसे बड़ा फैक्टर भी था कि कोई सही पहचान नहीं पाता था। मान लिया कुछ महिलाओं ने घूंघट से भी धोखे से देख लिया हो तो इस रात में वो उसको पहचान नहीं पाती होंगी। और लगभग सभी घटनाओं में उसने जो कुछ भी किया, जितने भी बलात्कार किए, सब अंधेरे में किए। तो वो महिलाएं आज भी अंधेरे से डरती होंगी, अंधेरे में रहने से डरती होंगी। अंधेरा दिख जाए तो सिहरन होती होगी उनको। तो मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि इन बच्चियों को, जो महिलाएं हैं इस समय या जिनके साथ ये हुआ हो, उनको इतनी शक्ति दे कि जितनी जल्दी हो सके वो इस घटना को भूल जाए। कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जरूर उनको इतनी शक्ति मिलनी चाहिए कि वो इस घटना को हमेशा के लिए भूल जाए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।